मुझे आज भी पता है वो डायल अप मॉडेम की आवाज याद है। हाँ, वो जो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश होती थी। वो खड़खड़ाहट, वो चीख, जैसे कोई मशीन मतलब पूरी जान लगाकर इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। और फिर मिनटों का इंतजार। हाँ, और फिर एक तस्वीर धीरे धीरे लाइन दर लाइन लोड होती थी। ये सोचकर ये हैरत होती है कि उसी टेक्नोलॉजी के दूसरे छोर पर आज एक एआई बैठा है, जिससे मैं कुछ भी कहूं तो वो क्वांटम फिजिक्स समझा सकता है या गालिब के अंदाज में एक नई गजल लिख सकता है, वो भी सेकंडों में। ये सिर्फ रफ्तार का फर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी कायनात का फर्क है। हम उस आवाज से इस खामोश जादू तक पहुंचे कैसे? यही सवाल असल में आज की हमारी चर्चा का दिल है। और इसका जवाब किसी एक टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि पिछले 30 सालों में इंटरनेट के साथ हमारे बदलते रिश्ते की कहानी में छिपा है। अच्छा। ये कहानी आप कह सकती हैं 3 मुख्य अध्यायों में बटी है। वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। ओके। हर अध्याय ने हमें एक नई भूमिका दी। वेब 1.0 में हम सिर्फ पाठक थे, एक विशाल लाइब्रेरी में गुमसुम पढ़ने वाले। हम्म। वेब 2.0 ने हमें एक माइक थमा दिया और हम निर्माता बन गए, अपनी कहानियां सुनाने वाले। और फिर वेब 3.0 आया। और वेब 3.0 ने हमें मालिक बनाने का सपना दिखाया। तो आज हम इसी सफर के उतार चढ़ाव को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन तीनों ने मिलकर वो मंच तैयार किया जिस पर आज एआई अपनी कहानी लिख रहा है। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 90 का दशक, वेब 1.0। इसे अक्सर रीड ओनली वेब या वन वे स्ट्रीट कहा जाता है। मतलब कंपनियां जानकारी वेबसाइट पर डालती थीं और हम उसे सिर्फ पढ़ सकते थे। एक तरह से ये इंटरनेट का अखबार वाला दौर था। बिल्कुल। पर जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां हर तरफ शोर है, नोटिफिकेशंस हैं, बहस है, तो क्या वेब 1.0 का वो शांत दौर इतना भी बुरा था? क्या उस सादगी में कोई खूबी थी जिसे हमने शायद खो दिया? आपने बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया है। हमारे कुछ स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि वेब 1.0 में एक तरह की मासूमियत थी। मासूमियत। हाँ, वो एक तरफा इसलिए था क्योंकि उस वक्त की तकनीक की सीमाएं थीं। डायल अप की धीमी रफ्तार, स्टैटिक एचटीएमएल पेज, इंटरैक्टिविटी तो संभव ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। उसका मकसद एक वैश्विक ज्ञानकोश बनाना था, कोई विश्वव्यापी शहर का चौराहा नहीं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी शांत डिजिटल लाइब्रेरी थी। आप जानकारी ले सकते थे लेकिन लाइब्रेरी में शोर नहीं मचा सकते थे। सही कहा। पर यहीं पर इंसान की वो बुनियादी फितरत सामने आती है, जिसे हमारे एक स्रोत ने बड़े अच्छे से एक सवाल में पिरोया है। क्या? आखिर इंसान कब तक चुप रह सकता है? संवाद की यही प्यास अगले दौर की क्रांति की वजह बनी। और वो क्रांति आई 2004 के आसपास, है ना? .com बबल के मलबे से एक नई दुनिया ने जन्म लिया, वेब 2.0। ऑरकुट, माइस्पेस, फिर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। अचानक से इंटरनेट ने मतलब बोलना सीख लिया और हम सब उसकी आवाज बन गए। बिल्कुल। स्रोतों में इस बदलाव को बहुत शक्तिशाली तरीके से बताया गया है। अचानक आप सिर्फ व्यूअर नहीं है, आप क्रिएटर बन गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव था। कैसे? वेब 2.0 की कंपनियां समझ गईं कि सबसे कीमती चीज कंटेंट है और सबसे सस्ता तरीका उसे बनवाने का ये है कि यूजर्स को ही बनाने दिया जाए। अच्छा। उन्होंने हमें मुफ्त में टूल दिए, अपनी जिंदगी शेयर करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए। और बदले में हमने उन्हें वो चीज दी जो आने वाले वक्त में सोने और तेल से भी ज्यादा कीमती होने वाली थी। हमारा ध्यान और हमारा डेटा। बिल्कुल, हमारा ध्यान और हमारा डेटा। और यहीं पर कहानी का वो मशहूर मोड़ आता है ना? हाँ। अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो आप ग्राहक नहीं हैं, आप खुद ही उत्पाद हैं। पर मुझे लगता है कि ये लाइन भी अब पूरी कहानी नहीं बताती। मतलब? क्या हम सिर्फ उत्पाद थे, या हम वो मजदूर थे जो मुफ्त में उस फैक्ट्री के लिए काम कर रहे थे और हमारी मजदूरी थी लाइक्स और शेयर से मिलने वाला वो डोपामाइन रश? ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। हम सिर्फ उत्पाद नहीं थे, हम उस सिस्टम का इंजन थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जो अनजाने में ही बन गया। कंपनियों को भी शुरू में अंदाजा नहीं था कि हमारी पसंद नापसंद, हमारे दोस्त, हमारी लोकेशन, ये डेटा इतना ताकतवर हो सकता है। उन्होंने तो बस एक सिस्टम बनाया जो हमें ज्यादा से ज्यादा एंगेज रख सके। सही कहा। हम जितना ज्यादा समय बिताते, जितना ज्यादा शेयर करते, वो हमारे बारे में उतना ही ज्यादा सीखते। और उसी सीख का इस्तेमाल हमें और हमारे जैसे दूसरे लोगों को विज्ञापन दिखाने के लिए किया गया।
हाँ, ये एक ऐसा चक्र था जिसमें हम अपनी मर्जी से शामिल हुए, क्योंकि हमें एक आवाज मिल रही थी। पर उस आवाज की असली कीमत वो हम धीरे धीरे समझे। और जब ये समझ आया तो एक प्रतिक्रिया हुई, एक रिएक्शन। लोगों को ये महसूस होने लगा कि इस डिजिटल दुनिया में हम किराएदार हैं, मालिक नहीं। सही बात है। हमारा सारा कंटेंट, हमारी सारी डिजिटल पहचान इन बड़ी कंपनियों के सर्वर पर कैद है। वो चाहे तो हमारा अकाउंट डिलीट कर दें, हमारी पहुंच को सीमित कर दें। इसी बेबसी के खिलाफ एक नए सपने ने जन्म लिया। वेब 3.0। हाँ, और वेब 3.0 का केंद्रीय विचार ही इस किराएदारी को खत्म करके मालिकाना हक देना था। इसका नारा था, आपका डेटा, आपका कंट्रोल। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ब्लॉकचेन नाम की तकनीक सामने आई। अब ब्लॉकचेन को लेकर बहुत भ्रम है, पर सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसा डिजिटल बही खाता है जो किसी एक कंपनी के पास नहीं है। बिल्कुल, वो किसी एक सर्वर पर नहीं बल्कि हजारों लाखों कंप्यूटरों पर फैला हुआ है। इसकी वजह से कोई एक ताकत उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोई डिजिटल आर्ट है या कोई ऑनलाइन जमीन है, तो ब्लॉकचेन ये साबित कर सकता है कि उसका असली मालिक मैं हूं, न कि कोई कंपनी। बिल्कुल, यही एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसी का मूल सिद्धांत है। वेब 3.0 का सपना एक वीकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट का था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेब 2.0 एक राजशाही है जहां सारी ताकत राजा के पास है, मतलब गूगल, फेसबुक। हाँ, और वेब 3.0 एक लोकतंत्र बनाने की कोशिश थी जहां ताकत जनता यानी यूजर्स के बीच बटी हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ ये मानना भी जरूरी है कि ये सपना जितना खूबसूरत है, हकीकत उतनी ही जटिल है। स्रोतों में इस पर काफी बहस है। एक तरफ इसके समर्थक इसे इंटरनेट की आज़ादी की अगली लड़ाई बताते हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक इसे एक धीमी, महंगी और घोटालों से भरी अव्यवहारिक तकनीक मानते हैं। तो ये ऐसा है कि हमने एक शानदार कार का आविष्कार तो कर लिया है, पर सड़कें अभी बनी नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा है और हर मोड़ पर कोई ठग खड़ा है। आपकी उपमा एकदम सटीक है। वेब 3.0 एक विचार के तौर पर क्रांतिकारी है, पर तकनीक के तौर पर अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। मतलब ये वो बड़ा बदलाव नहीं ला पाया जिसका इसने वादा किया था। अभी तक तो नहीं। और जब दुनिया वेब 3.0 के सपने और हकीकत के बीच झूली रही थी, तभी 2022 में एक और धमाका हुआ जिसने पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। चैट जीपीटी का आगमन। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वेब 1, 2 और 3 में इंसानी केंद्र में था। हम पढ़ रहे थे, हम लिख रहे थे या हम मालिक बन रहे थे। सही। पर एआई के आने से ऐसा लगा जैसे इंटरनेट ने खुद सोचना शुरू कर दिया है। स्रोत की एक पंक्ति इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। अब इंटरनेट सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो सोचता है, वो लिखता है, वो बनाता है, वो समझता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब तक इंटरनेट हमारे लिए एक टूल था, एक औजार। हम सर्च करते थे, वो नतीजे देता था। और अब एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक सहयोगी जैसा बनता जा रहा है। एक कोलैबोरेटर। हाँ, वो कोड लिख सकता है, बिजनेस प्लान बना सकता है, तस्वीरें बना सकता है, संगीत बना सकता है। ये वेब 1, 2 और 3 से इसलिए अलग है क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म पर आधारित नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक योग्यता की परत है, एक कैपेबिलिटी लेयर जो पूरे इंटरनेट के ऊपर बिछ गई है। और ये परत अपनी ताकत कहाँ से ले रही है? कहाँ से? उसी डेटा से जो हमने वेब 2.0 के दौर में खुशी खुशी इन कंपनियों को दिया था। हमारी अरबों तस्वीरें, खरबों पोस्ट्स, हमारे लिखे हुए लेख, हमारी बातचीत। ये सब एआई के लिए कच्चा माल बन गया। तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमने अनजाने में अपने ही बनाए डेटा से एक ऐसी शक्ति को प्रशिक्षित कर दिया है जो अब हमसे भी बेहतर बना सकती है, लिख सकती है और शायद सोच सकती है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। अगर हम पूरे सफर को एक लाइन में समेटे तो वेब 1.0 में आप पढ़ते थे, ठीक। वेब 2.0 में आप बोलते थे, वेब 3.0 में आपने मालिक बनने का सपना देखा। और एआई के युग में? लेकिन एआई के युग में सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसा कि हमारे स्रोत भी पूछते हैं, क्या हम अब भी कंट्रोल में हैं? और ये कंट्रोल खोने का डर सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों वाला नहीं है ना, जहां रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। नहीं, ये डर ज्यादा सूक्ष्म है। क्या हमारा कंट्रोल सच पर से खत्म हो रहा है, डीप फेक और एआई जनित झूठी खबरों की वजह से? ये एक पहलू है। क्या हमारा कंट्रोल अपनी नौकरियों पर से खत्म हो रहा है? या फिर सबसे गहरा सवाल, क्या हमारा कंट्रोल अपनी सोचने की क्षमता पर से खत्म हो रहा है, क्योंकि अब हर मुश्किल काम के लिए हमारे पास एक एआई है जो हमसे बेहतर जवाब दे सकता है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं।
स्रोतों के अनुसार असली खतरा एआई के चेतन होने का नहीं, बल्कि एआई के बेहद सक्षम होने का है। अच्छा। जब एक मशीन आपकी भाषा, आपकी भावनाओं और आपकी कमजोरियों को आपसे बेहतर समझने लगे, तो क्या वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। कंट्रोल का सवाल यहीं से पैदा होता है। ये शक्ति का एक नया संतुलन है जो अभी बन रहा है। तो पिछले 30 सालों में हम डायल अप की खड़खड़ाहट से एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां हम मशीनों से बात कर रहे हैं। ये सफर हैरान कर देने वाला है। एक पूरी पीढ़ी ने इंटरनेट को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते, बदलते और अब सोचते हुए देखा है। इस बदलाव की रफ्तार ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है। और यही हमें हमारी चर्चा के अंतिम बिंदु पर लाता है। हमारे स्रोत इस पूरी यात्रा का सार बहुत खूबसूरती से बताते हैं। क्या कहते हैं वो? इंटरनेट ने हमें कनेक्ट किया, एआई हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कनेक्ट और ट्रांसफॉर्म। हाँ, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। इंटरनेट ने हमें एक दूसरे से जोड़ा, उसने बाहरी दुनिया को बदला, लेकिन एआई हमें अंदर से बदल रहा है। हमारे काम करने के तरीके को, हमारे सीखने के तरीके को, हमारी रचनात्मकता की परिभाषा को। ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं है, ये एक आंतरिक रूपांतरण है। और भविष्य? पर भविष्य वो अभी लिखा नहीं गया है। आगे की कहानी क्या होगी, इंटरनेट और इंसान का रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेगा, ये हमारे आज के फैसलों, हमारी आज की समझदारी और हमारी आज की दूरदर्शिता पर निर्भर करेगा। कहानी का अगला अध्याय खाली है और कलम हम सबके हाथ में है।